सो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमीकंडक्टर का पार्ट 2 मतलब चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे आज, और मॉडर्न फिजिक्स इसी के साथ हमारा आज समाप्त होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पीएन जंक्शन डायोड देखा था। आज हम शुरुआत करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन के साथ। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है डायोड का? देखो, डायोड हम लोग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। अगर किसी भी चीज़ को हमें मतलब अगर हमें सप्लाई वोल्टेज को एसी से डीसी कन्वर्ट करना है तो हम लोग रेक्टिफायर्स यूज़ करते हैं। दीज आर दे आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम एसी टू डीसी। ठीक है, और ऐसे डिवाइसेस को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। अब रेक्टिफायर में हम लोग दो तरीके के रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, एक हाफ वेव है, एक फुल वेव है। ठीक है, तो ये एसी है, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये अपना डायोड है, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जो भी होगा आरएल, जिसको हमें सप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका शेप रहता है और सर्किट रहती है। दिस इज योर डायोड। अब डायोड क्या करता है, अगर आप डायोड को यहाँ पे इस तरह से वेव मिल रही है तो डायोड जो है वो पॉजिटिव वाली को जाने देगा, नेगेटिव वाली को ब्लॉक करेगा, फिर पॉजिटिव को जाने देगा, नेगेटिव वाली को ब्लॉक करेगा। मतलब अगर हम इसके वेवफॉर्म्स देखें, वेवफॉर्म्स इधर ही देख लेते हैं, और वेवफॉर्म्स के बेस पर मैं आपको रिपल फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी बताता हूँ। तो बेटा वेवफॉर्म्स कुछ ऐसे रहते हैं। सी इनपुट जो है वो पूरा इस तरह से एसी रहेगा, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ही आपको देखने को मिलेगी, है ना, उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल्स नहीं मिलती है ना। अब अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 50 हर्ट्ज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारी 50 हर्ट्ज है तो रिपल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिपल भी ये 1 सेकेंड में मान लो 1 2 कंप्लीट हुआ, तो ये भी 1 2 कंप्लीट हो रहा है, मतलब रिपल फ्रीक्वेंसी भी तुम्हारी 50 हर्ट्ज ही होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर तुम्हारी रिपल फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ हाफ वेव को ही आपको आउटपुट में देता है, हाफ वेव को ब्लॉक करता है, बाकी की हाफ वेव को। अब इसका इम्प्रूवाइज्ड वर्जन है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आपका ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होता है। सॉरी, इसका सेकेंडरी बनाया नहीं, सेकेंडरी बना देते फिर सेंटर टैपिंग करते। ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है आरएल, ये डायोड D1, दिस इज डायोड D2। ठीक है, अब बेटा यहां से क्या हो रहा है? सी मान लो अगर यहां पे तुम्हारा इनपुट कुछ ऐसा है तो यहां का इनपुट इसके उल्टा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब डायोड D1 क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव को जाने देगा, नेगेटिव को ब्लॉक करेगा। डायोड D2 भी सेम करेगा, नेगेटिव को ब्लॉक करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को जाने देगा। अगर आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखते हो तो एक चीज़ का हमें पता चलता है कि भाई जब ये ऑफ है तब ये ऑन है, और ये ऑन है तब ये ऑफ है। मतलब सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर आप देखोगे कि जब डायोड D1 ऑन है तो डायोड D2 ऑफ है, D1 ऑफ है तो D2 ऑन है। मतलब लोड को जो है वो ये जब ऑन होता है तो ऐसे सप्लाई मिलेगा, ये जब ऑन होगा तो ऐसे सप्लाई मिलेगा। मतलब सप्लाई की डायरेक्शन तो एक ही साइड है, इसी साइड में मिल रहा है। मतलब लोड को हर बार पॉजिटिव ही या यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज मिल रहा है, मतलब उसको डीसी मिल रहा है। डीसी मीन्स यूनिडायरेक्शनल, पल्सेटिंग नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जाना चाहिए, या तो पॉजिटिव ही जाना चाहिए या तो नेगेटिव ही जाना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। दैट्स व्हाट डीसी इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब डायोड कंडक्ट करेगा तो ऐसे करंट जाने देगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा तो ऐसे करंट जाने देगा। मीन्स द लोड इज गेटिंग द यूनिडायरेक्शनल करंट इन दिस। दूसरा एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी थोड़ा वेवफॉर्म्स के फॉर्म में देखते हैं।
अब ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, तो डायोड D1 यहाँ कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे D2 की बात करें तो D2 जब ये करेगा तो D2 नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर इनको कंबाइन कर लिया जाए, अगर इनको कंबाइन कर लिया जाए तो यू आर गेटिंग दिस 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 एंड दिस फ्रॉम D1 एंड यू आर गेटिंग दिस दिस एंड दिस फ्रॉम D2। मतलब आपको कंटिन्यूअस, ये आपका आउटपुट है, दिस इज योर मेन आउटपुट। ये आउटपुट सप्लाई हो गया, ये D2 का सप्लाई हो गया, ये D1 का सप्लाई हो गया और ये इनपुट सप्लाई हो गया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे मज़े क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी तेरी 50 हर्ट्ज है ना, मतलब ये 1 2 3 ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ख़त्म हो रहा है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल होती है रिपल फ्रीक्वेंसी। अगर 50 हर्ट्ज दी है तो ये 100 हर्ट्ज है। इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं बेटा। तो किसकी रिपल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट डबल होती है किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। अब यहाँ पे रेक्टिफायर से जो भी चीज़ें बाहर निकलती है वो हम ऐसे कैसे किसी डिवाइस को दे नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन को ये हाई रिपल वाला इनपुट नहीं दे सकते, बिगड़ जाएगा वो, राइट। बिकॉज डीसी का मतलब क्या होता है, ऐसे परफेक्ट होना चाहिए एकदम, राइट। तो कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, और वो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं फिल्टर सर्किट कैसे वर्क करता है। तो ये रेक्टिफायर है तुम्हारा, ठीक है। अब रेक्टिफायर को हमने AC दिया, बाहर हम लोग निकाल रहे DC, रेक्टिफायर का आउटपुट है ना, दिस इज आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर। अब बेटा इस आउटपुट फ्रॉम रेक्टिफायर को हम लोग एक कैपेसिटर से जोड़ देते हैं, हाई वैल्यू कैपेसिटर। ये कैपेसिटर कैसा होना चाहिए, कैपेसिटर ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू। ये मैं सिमुलेट करके पूरी ये सर्किट बना के दिखाता हूँ ऑलवेज, जब भी हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिमुलेटर करके पूरा मैं बताता हूँ कैसे आपका आउटपुट आता है, तो बहुत मज़ा आता है इसमें भी, राइट। थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है ये, और ये आएगा आपका आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट जो है तुम्हारा वो कैसा होगा, अगर वेवफॉर्म्स देखी जाए तो इनपुट की वेवफॉर्म्स तुम्हारी ये थी, है ना। अब वो स्मूथ हो जाती है थोड़ी। अगर आप देखा जाए तो कैपेसिटर क्या करेगा, ये जब ऐसे ऊपर जा रहा होगा ना तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, थोड़ा मैं आपको समझा दूं कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। मतलब थोड़ा स्लो हो रहा है, लो हो रहा है वोल्टेज में, बट आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो। जब ये डिस्चार्ज होने जाएगा तो कैपेसिटर खुद डिस्चार्ज होके इसको आउटपुट देता रहेगा परफेक्टली। मतलब यहाँ पे जैसे लो हो रहा है तब कैपेसिटर टेक ओवर कर रहा है, कैपेसिटर खुद डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन वो ट्राई करेगा कि इंस्टेंटेनियस में वोल्टेज चेंज ना होने दो। तो कैपेसिटर पूरी ट्राई करता है कि वोल्टेज चेंज ना होने दे वो, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर सर्किट वर्क करती है, फाइन। तो ये फिल्टर सर्किट हो गया। फोटो डायोड, अब ये टाइप्स ऑफ डायोड्स देख लेते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड, बट फिर भी मैं सारे डायोड्स आपको बता देता हूँ। अब फोटो डायोड बेटा कैसा डायोड है, दिखा देता हूँ मैं आपको।
ठीक है, इसका डिप्लीशन लेयर है, ये PN है। फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है, तो N से P पॉजिटिव ऑफ द बैटरी कनेक्टेड होगा N से, ठीक है। और यहाँ पे लाइट फॉल कराते हैं हम लोग डिप्लीशन लेयर पे, इसीलिए इसका सिंबल भी जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब क्या कैसे वर्क करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारा डिप्लीशन लेयर है, होता क्या है, जैसे सनलाइट फॉल होता है, कोई भी लाइट, और हाँ, लाइट कैसा फॉल होना चाहिए, तो लाइट की जो बेटा फ्रीक्वेंसी है, वो जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रखा है उसके एनर्जी गैप के इक्विवेलेंट होना चाहिए फोटोन की एनर्जी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फोटोन एनर्जी मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द बैंड गैप ऑफ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सनलाइट गिरता है इसके, मतलब कोई भी लाइट, ऑन इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी at junction, electron hole pairs are created, and with the help of बायसिंग वोल्टेज, ये जो बायसिंग वोल्टेज नीचे कनेक्टेड है इसकी बात हो रही है, बायसिंग वोल्टेज, करंट फ्लोज, और करंट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक और चीज़ डाल देते हैं, एमीटर डाल देते हैं यहाँ पे, करंट फ्लोज इन द सर्किट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर PYQ भी आ चुका है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, देखो अब हो क्या रहा है, यहाँ पर जो जनरेट होंगे ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल जितने जनरेट होंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कितना करंट फ्लो होगा। अगर तुम यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन होल के पैर भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होल के पैर बढ़े तो तुम्हारा करंट जो है फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, फिर एक पॉइंट पे वो सैचुरेट होगा, और सैचुरेट होने के बाद ये ग्राफ थोड़ा रिवर्स में आपको दिख रहा है, करंट फिर बढ़ता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट फिर सैचुरेट होता है, करंट फिर सैचुरेट होता है, करंट यहाँ पे सैचुरेट होता है। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो वैसे वैसे जो तुम्हारा रिवर्स बायस करंट है वो ऑलवेज बढ़ता है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन number of photons and number of charges in चार्ज कैरियर्स भी कह सकते हैं, इन डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस resulting in increase of current, तो इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। और इसी के ऊपर एक आध PYQ पूछा हुआ है, ठीक है, आई थिंक शायद यही है। विथ इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ फोटोडायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड, देखो अगर आप बायसिंग वोल्टेज भी बढ़ाते हो, बायसिंग वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, बायसिंग वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, आपने मान लो यहाँ पे बायसिंग वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है, ये दिस इज अ बायसिंग वोल्टेज, ये बढ़ाया। अब बायसिंग वोल्टेज डिसाइड करेगा ना कि करंट कितना फ्लो होगा, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ, इसको भी हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ये डिपेंड करेगा, ये वोल्टेज डिसाइड करेगा कि करंट कितना फ्लो करवाना है, ये वोल्टेज भी डिसाइड करता है। यहाँ पे जनरेट तो हो गए लेकिन इसको चलाना किसको है, वोल्टेज को ही तो चलाना है। तो वोल्टेज
बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बट जितने यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं वो सारे खींच लेगा वो। अच्छा, अब सारे खींच रहा है, सब सही है, ओके सर खींच लिया, डन है, लेकिन कब तक ये पॉसिबल है? जब तक सारे नहीं खींच लेता। जब सारे खींच लेगा तो सैचुरेशन में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन के अंदर बोला था वो क्या बोला था, है ना, क्वेश्चन का यही, इंक्रीजेस इनिशियली एंड आफ्टर एंड सैचुरेट्स फाइनली, मतलब इनिशियली इंक्रीज होगा और फिर सैचुरेट हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, सैचुरेशन पे जाता है, इंक्रीज ही होता रहेगा वैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। अब एलईडीज की अपने को ज़रूरत क्यों है ना, एलईडीज की अपने को ज़रूरत क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एलईडी। दिस इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है वो बहुत ही वैसा सा डायोड है जो अपने को बहुत अच्छे से आउटपुट देता है लाइट का। जनरली क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, बल्ब्स वगैरह जो सारी चीज़ें होती है, वो ज़्यादा पावर खाती है और हीट और लाइट दो चीज़ें देती है। एलईडी सिर्फ और सिर्फ लाइट देता है, मतलब लाइट जितना देना है उतना ही पावर खाता है। अगर आप पावर देखो जनरली बल्ब का, तो बल्ब 97% पावर वेस्ट करता है और उसमें से सिर्फ कुछ परसेंटेज 97.3% ऐसा है जो लाइट देने में यूज़ हो रहा है, बाकी सब हीट एनर्जी जनरेट करने में यूज़ होता है। तो एलईडी का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो पहले एलईडी क्यों बनाई, कैसे बनाई, किस बेसिस प्रिंसिपल पे वो काम करती है, उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। एलईडी फोटोडायोड का पूरा उल्टा है। फोटोडायोड में क्या होता था, हम लाइट देते थे, अब यहाँ पे हम लाइट ले रहे हैं, हमें लाइट दे रहा है एलईडी। एलईडी गिव्स यू लाइट। इसका मतलब इसकी जो प्रोसेस होती थी उस प्रोसेस की पूरी उल्टी प्रोसेस हो रही होगी। मतलब यहाँ पे हम लाइट जो देते थे उससे रिकॉम्बिनेशन, है ना, यहाँ पे होता था, मतलब उससे जनरेशन होता था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता था। अब उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो रहे हैं और उसकी वजह से जो एनर्जी डिफरेंस, जितनी एनर्जी निकल रही है, ये निकलने वाली जो एनर्जी है अगर वो तेरी विजिबल स्पेक्ट्रम में आई तो तेरे को दिखेगा, अगर नहीं आई तो नहीं दिखेगा। तो दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या? सबसे पहली चीज़ कि भाई इसको एलईडी इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन, एलईडी ऑलवेज ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस मोड, फॉरवर्ड बायस मोड। ठीक है, सेकेंड थिंग। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, ये है, अब यहां पर इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। ठीक है, ये जो है इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। यहां से हम आउटपुट लेते हैं भाई, यहां से हम आउटपुट लेते हैं, वी कलेक्ट आउटपुट फ्रॉम दिस प्लेस, राइट। यहां पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। अगर ये N है और ये P है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ज्वाइंट है तो P से P ज्वाइन होगा इस तरह से, राइट। अब इस तरह से ज्वाइन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे ऐसे, है ना, और ये रिकम्बाइन होंगे, यहाँ पे जाएंगे होल में बैठेंगे, है ना, ये होल्स है, होल्स के अंदर बैठेंगे। तो जब एक चीज़ जाके दूसरी चीज़ के अंदर बैठती है तो क्या होता है, तो वहाँ पे होता है एनर्जी डिफरेंस, जितना जो लाइट एनर्जी होती है वो, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन और होल किसके है, एक्सेप्टर और डोनर के। इम्प्योरिटीज़ याद करो, फॉस्फोरस और कौन था दूसरा, फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम। फॉस्फोरस का पेंटावेलेंट वाला इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम का ट्राइवेलेंट वाला खाली जगह है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम की वाली खाली जगह में जाके वो बैठ रहा है तो उसकी एनर्जी इसके एनर्जी लेवल में डिफरेंस है भाई। याद करो, P कहाँ पे क्रिएट होता है, नीचे, और N वाला बैंड कहाँ क्रिएट होता है, ऊपर। तो ये जो डिफरेंस है ना, तो वो जाके उधर बैठेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा ना। तो वो एनर्जी कितनी लूज़ करता है, वो एनर्जी लूज़ करता है इसके और इसके एनर्जी डिफरेंस जितनी, और वो यहाँ पे निकलती है एज ए लाइट, और उसके लिए यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट जंक्शन होना चाहिए टू कलेक्ट लाइट, टू कलेक्ट लाइट। तो इसका बहुत ही नॉर्मल चीज़ है भाई, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स लूज
excess energy in terms of radiation, in terms of radiation, and that radiation must lie in visible spectrum. ये visible spectrum में होना चाहिए. And for that special material are used. Special materials are used with energy gap between 1 EV to 1.8 EV. तो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, नॉट 1.8 EV, वन अलग अलग टाइप के यूज़ होते हैं. 3 EV तक चलता है, 3 EV तक चलता है. ब्लू लाइट भी है ना, तो 1 EV से 3 EV. कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं? तो गैलियम आर्सेनाइड यूज़ होता है एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज़ होता है. विद डिफरेंट उसके कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ एंड कॉन्सेंट्रेशन के यूज़ करे जाते हैं. अब एलईडी के बेनिफिट्स क्या है? लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम. जैसे आप वो देखो अपने हैलोजन लाइट, तो हैलोजन लाइट में क्या होता है? वार्म अप टाइम जो उसको गर्म होने पे चाहिए, फिर वो धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ता है, लाइट निकालता है. द बैंडविड्थ ऑफ एमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम टू 500 एंगस्ट्रॉम, एंड द अदर वर्ड्स नियरली बट नॉट एग्जैक्टली मोनोक्रोमेटिक. मतलब मोनोक्रोमेटिक ऑलमोस्ट लाइट वो देता है. लॉन्ग लाइफ एंड रिजिडनेस है, मतलब ऐसे बल्ब को आप छोड़ दो ऐसे तो टूट जाएगा, लेकिन एलईडी को आप छोड़ दो ऐसे नीचे गिरेगी, उसका कोई टेंशन नहीं है. राइट. नेक्स्ट, फास्ट ऑन ऑफ एंड स्विचिंग कैपेबिलिटीज़. तो स्विचिंग कैपेबिलिटीज़ एकदम फास्ट ऑन ऑफ हो सकता है. आप देखो कितने सारे एलईडी डिस्को लाइट्स वगैरह है, तो जिस फटाफट स्विचिंग होता है. बल्ब को ऐसे फटाफट स्विचिंग नहीं कर सकते, उड़ जाएगा बल्ब. राइट. तो यहाँ पर स्विचिंग वगैरह सब सही से हो सकता है ना. लॉन्ग लाइफ वगैरह सब अच्छी सी है इसकी. राइट. नेक्स्ट आते बेटा सोलर सेल पे. चलो सोलर सेल पे आते. सोलर सेल को निपटाते, फिर जेनर को करते, जेनर के सम्स करते, मज़े करते उसमें. ठीक है, चलिए आ जाइए. अब सोलर सेल कैसे वर्क करता है? हाउ सोलर सेल इज़ वर्किंग. सोलर सेल को अगर बेटा देखा जाए तो उसका थोड़ा मैं अगर आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो एक हम लोग ऐसे प्लेट लेते हैं, कनेक्टर है ये, कनेक्टर, दिस इज कनेक्टर. उस कनेक्टर पे 300 माइक्रो एम्पियर की थिकनेस, माइक्रोमीटर की थिकनेस, 0.3 माइक्रोमीटर की थिकनेस का पी वेफर लेते हैं. 300 माइक्रोमीटर की थिकनेस का पी वेफर लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ही पतला सा ग्रो कराते हैं. 0.3 माइक्रोमीटर की थिकनेस का एन लेयर ग्रो कराते हैं. 0.3 माइक्रोमीटर की थिकनेस का एन लेयर यहाँ पे ग्रो होता है. ठीक है, ये तेरा एन लेयर है. 0.3 माइक्रोमीटर का एन लेयर है. ठीक है. अब क्योंकि ये कनेक्टर है, कनेक्टर को कलर कोडिंग कर देते हैं. पी को हम ब्लू से बता देते हैं और एन को हम रेड से बता देते हैं. अब यहाँ पर कुछ फिंगर इलेक्ट्रोड्स इस तरह से लगाए जाते हैं ऐसे, और इनका कनेक्शन बाहर निकाला जाता है ऐसे. ठीक है, ओके. सर ये फिंगर इलेक्ट्रोड क्या है? कनेक्टर है बेटा, कुछ नहीं है, जस्ट अ कनेक्टर. ये करंट को कलेक्ट करते हैं. कहाँ से कलेक्ट करते हैं सर? करंट को बेटा कलेक्ट करते हैं ये रेड वाले जोन में से, मतलब एन टाइप के सेमीकंडक्टर में से कलेक्ट करते हैं. अब होता क्या है कि जैसे हमने देखा था कि भाई जब भी ऐसा कोई डायोड होता है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा डिप्लीशन लेयर, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से डिप्लीशन लेयर जनरेट होता है. डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से एक ये जनरेट होता है. अब मज़े क्या है पता है? मेरी चाह ये है कि ये जो डिप्लीशन लेयर है वो मैक्सिमम एक्सपोज्ड होना चाहिए पूरा. कब एक्सपोज्ड होगा? जब ये ट्रांजिशन हुआ उसके बाद ये पूरा ही डिप्लीशन लेयर होना चाहिए जो ऊपर है, क्योंकि इसके ऊपर सनलाइट गिरा के मुझे ब्रेक करना है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करना है. तो इसकी वजह से ये बहुत ही पतला रखा जाता है. जो रेड वाला है वो मैंने तो बहुत मोटा बनाया है, बहुत पतला रखा जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सनलाइट का एक्सपोजर है ना, यहाँ पर सनलाइट गिरता है ना, इसको हम फिंगर इलेक्ट्रोड्स कहते हैं,
कनेक्टर ही एक तरीके का ये, दीज आर फिंगर इलेक्ट्रोड्स. फिंगर इलेक्ट्रोड्स शुड नॉट ऑक्यूपाई लेस देन 50% ऑफ एरिया, सॉरी मोर देन 50% ऑफ एरिया. तो 15% से ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए. क्यों? और भाई तू ही पूरा वहाँ पे बैठा हो तो लाइट कहाँ गिरेगा, लाइट भी तो गिरना चाहिए. तो ये एक्चुअली देखा जाए तो रेड वाला जो है वहीं पे पूरा डिप्लीशन लेयर बन जाता है. तो ऊपर जो रेड वाला है वो दैट इज़ डिप्लीशन लेयर ओनली, जो एक्सपोज्ड है. बहुत ही फाइन लेयर होती है इनकी और वो डिप्लीशन लेयर ही कन्वर्ट हो जाता है पूरा. तो यहाँ पर है ना, व्हेन सनलाइट फॉल्स. अच्छा, यहाँ पे भी मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ. व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन topmost layer, electron hole pair generates, और उसकी वजह से, क्योंकि देखो अब यहाँ पे मज़े की बात क्या है, यहाँ पे कोई बायसिंग वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट नीड अ बायसिंग वोल्टेज. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टूवर्ड्स एन, अपने घर में ये चले जाते हैं. एंड होल्स आर पुश्ड टूवर्ड्स पी साइड. So N becomes negative side and P becomes पॉजिटिव साइड. एक्चुअली अब वो पॉजिटिव है, क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए वो डिफ्यूज होके आ गए थे ना, अब उनको धकेल दिया है वापस. इसका मतलब देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कनेक्टर्स. देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कनेक्टर्स. और इसी को हम लोग सोलर सेल का वोल्टेज कहते हैं, जनरेटेड वोल्टेज. और ऐसे बहुत सारे सोलर सेल्स व्हेन, और ये बहुत लो वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता. व्हेन सच लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर मिक्स्ड कनेक्शन होता है. कुछ सीरीज़ में होता है, फिर वोल्टेज डेवलप होने के बाद पैरेलल में भी कनेक्ट किए जाते हैं फॉर करंट इम्प्रूवमेंट. मिक्स्ड कनेक्टेड, देन दे फॉर्म अ सोलर पैनल. ठीक है, ये इसका वर्किंग हो गया. ये हमने बात कर दी किसकी, वर्किंग, कैसे वर्क करता है. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना. ये एक्सपोज्ड डिप्लीशन लेयर है. ठीक है, चलो आ जाओ. अब देखो यहाँ पे मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ग्राफ भी मैं समझा देता हूँ. सबसे पहला मटेरियल हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन, इसकी एनर्जी गैप 1.1 EV है. दूसरा गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करते हैं, इसकी एनर्जी गैप 1.43 है. कैडमियम टेलुराइड, नाम लिख देता हूँ मैं, कैडमियम टेलुराइड यूज होता है. फिर है कॉपर इंडियम सेलेनाइड यूज होता है. ठीक है, 1.04 ये मटेरियल यूज होता है. अच्छा, अभी बैंड गैप जो है 1 से 1.8 EV होना चाहिए मटेरियल का. क्यों? क्योंकि सनलाइट का इतना है भाई. सनलाइट का अगर एवरेज देखो तो येलो कलर के आसपास होता है. तो 1 से 1.8 EV का होना चाहिए. हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए. भाई तुम्हारा मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी हो. नहीं तो लाइट आ रहा है तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या. तो हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ऐसे नहीं रॉ मटेरियल लेने के लिए भाई पैसिफिक ओशन में यहाँ पर डुबकी लगा के लाना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा फिर. और लास्ट आता है कॉस्ट, राइट. अब इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हो, दो ही चीज़ है, एक ये वाला ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन है. जब सोलर सेल किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ओपन सर्किट वोल्टेज मिलता है, कनेक्टेड है तो शॉर्ट सर्किट करंट मिलता है. तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ओपन सर्किट वोल्टेज. इस ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी PYQs में. क्लियर बेटा, डन. तो ये हो गया सोलर सेल. तो LED देख लिया, सोलर सेल देख लिया, फोटोडायोड देख लिया. जेनर डायोड देखते, चलो जेनर डायोड क्या है.
अब जेनोडायोड की कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। जेनोडायोड इट्स अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, बस उसकी कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल है। क्या? इट्स सब कुछ नॉर्मल पीएन जंक्शन जैसा है, बस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलग है वो मैं बताता हूँ। इट हैज़ हाई डोपिंग डेंसिटी, डोपिंग डेंसिटी हाई रहती है, ठीक है। ड्यू टू विच इट हैज़ वेरी नैरो डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर नैरो है। अब डिप्लीशन लेयर नैरो के होने की वजह से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी लो बायसिंग वोल्टेज, hence very low reverse breakover voltage. मतलब रिवर्स बायस बहुत जल्दी हो जाता है। इट ऑपरेट्स ओनली इन रिवर्स बायस मोड। and it is named after its creator, जिनका नाम था सी जेनर, ठीक है। इसको जेनर डायोड कहते हैं। तो अभी जैसा मैंने आपको समझाया कि सब कुछ सेम जैसा, पीएन जंक्शन जैसा सब कुछ, बस उसका ऑपरेशन रिवर्स बायस में होता है और बहुत जल्दी रिवर्स बायस में ऑपरेट हो जाता है। मतलब बहुत जल्दी से वो कट हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी से वो करंट फ्लो कराने की चालू कर देता है, ठीक है। अगर इसके हम सर्किट देखें तो इसको हम कुछ ऐसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे, ठीक है। ये Z का सिंबल आपको देखने को मिलता है। दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड। इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, ऐसे ऑपरेट किया जाता है। तो नेगेटिव साइड N इज कनेक्टेड टू P, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, ठीक है। अच्छा, एक बार ऑपरेट होने के बाद उसका जो भी ऑन स्टेट वोल्टेज है वो उतना ही मेंटेन रहता है। इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो सिंस इट मेंटेन्स its reverse breakover voltage during operation, अब इसका ये जो बेनिफिट है ना जेनर डायोड का, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो चलो क्वेश्चंस एक एक करके ले लेते हैं फटाफट, राइट। ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है, a Zener diode with 5 voltage Zener voltage is used to regulate an unregulated DC voltage input of 25 volt for a 400 ohm resistor connected in series. The Zener current is found to be 4 times the load current. The load current IL and load resistance RL are dash. ठीक है, चलो क्या पूछा इसने? अनरेगुलेटेड वोल्टेज कितना है? 25 वोल्ट है, ठीक है, ये 25 वोल्ट है। अब हमने यूज किया जेनर डायोड, पी को एन से कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। इनपुट वोल्टेज 25 है, जेनर का वोल्टेज 5 वोल्ट है। फॉर अ 400 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसी के साथ सीरीज में 400 वोल्ट का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया मैंने। करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 5 वोल्ट लेगा तो बाकी का 20 वोल्ट ये लेगा। द जेनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स द लोड करंट। अब लोड करंट यहाँ पे किसी लोड के अंदर आया होगा, ये लोड एक रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये 4 टाइम्स IZ जितना होगा, IZ, और ये होगा तेरा IZ, मतलब इसके अंदर जो करंट जाएगा वो 5 टाइम्स IZ होगा। अब इसके अंदर करंट जो भी है कितना है वो मैं निकाल सकता हूँ आराम से, मेरे को निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकाल लूँगा? देख, 25 में से 5 ये ले गए तो 20 वोल्ट लेके गया। अब इसका रेजिस्टेंस 400 मुझे दिया हुआ है, तो करंट तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, I = V/R। अब वोल्टेज कितना है? 20, रेजिस्टेंस कितना है? 400, तो ये हो गया, ये 2 2 = 1/20, 1/20 इज़ 50 मिली एम्पियर, तो 50 मिली एम्पियर ये लेके जा रहा है।
अब 50 मिली एम्पियर में से IZ के अंदर कितना जा रहा है, 10 मिली एम्पियर। अब देखो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, IZ की वैल्यू आ गई, 5 टाइम्स IZ इज 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। तो IZ कितना होगा, 10 मिली एम्प्स, है ना, 10 मिली एम्पियर ही होगा IZ। तो 10 मिली एम्पियर इसमें जा रहा होगा, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 10 मिली एम्पियर दे रहा है ना। और इसका जो है वो कितना है, 4 IZ, मतलब 40 मिली एम्पियर इसका होगा। दिस इज इक्वल्स टू 40 मिली एम्पियर। अब क्योंकि 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, 40 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना होगा, तो R इक्वल्स टू V/I, R इक्वल्स टू V/I। क्योंकि 5 वोल्ट है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा इसका, तो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय I, करंट कितना है 40 मिली एम्पियर, तो 40 इंटू 10⁻³ तो ऊपर जाके 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 500/4 कितना आ रहा है, 5, देख लेते एक बार, सॉरी 40 मिली एम्पियर है और ये कितना है 5 वोल्ट। तो R इक्वल्स टू V/I, V/I। तो RL कितना आ रहा है अपना, देख लेते एक बार, 4 IZ विच इज 40 मिली एम्पियर। ओके ओके, तो 5000 डिवाइडेड बाय 40 मिली एम्पियर आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं, द लोड करंट IL एंड लोड रेजिस्टेंस RL कितना होगा, ऐसा पूछा है। 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 डिवाइडेड बाई करंट है 4 IZ, तो 10 मिली एम्पियर सही है। IZ कितना होगा, 4 IZ है ना ये करंट, मतलब 40 मिली एम्पियर ही आएगा, तो नीचे तो 40 ही आएगा। तो 500/4 आ रहा है, 500/4 आ रहा है, मतलब 125 ओम आ रहा है, 125 ओम आ रहा है। The Zener diode with 5 volt Zener voltage is used to regulate an unregulated DC voltage input of 25 volt for a 400 ohm connected in series. The Zener current is found to be 4 times load current. गलती कर दी हमने, Zener current is found to be 4 times the load current, मतलब लोड करंट जो होगा उसका 4 टाइम्स Zener करंट है। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा अलग चीज़ है, यहाँ पे अलग चीज़ है। इट इज़ IL एंड दिस इज 4 टाइम्स IL। ओके, तो दिस इज लोड करंट नॉट Zener करंट, ठीक है। और हमें लोड करंट ही पूछा है। ओके, हमने Zener निकाले, हमने लोड करंट ही पूछा है। तो लोड करंट हमारा जो आया वो एक्चुअली Zener करंट नहीं था, लोड करंट ही था, लोड करंट ही था, IL 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 IL। तो IL अपना 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। अब ये 10 मिली एम्पियर है, ये 10 मिली एम्पियर है, तो ये नीचे 10 ही आएगा, नीचे 10 आएगा तो ऊपर 5000/10 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, दिस इज नाउ 500 ओम, सही है। इट वॉज लोड करंट विच दे हैव आस्क्ड, नॉट Zener करंट, ठीक है। चलिए 2025 का बढ़िया सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। सी, इट इज हैवीली डोप्ड, करेक्ट। इट emits light only when it is forward bias, correct. It emits light only when it is reverse bias, this is not correct. So C option is the correct answer. Next, a light emitting diode is fabricated using gallium arsenide semiconductor material whose band gap is 1.42 eV. See, energy gap तुझे दे दिया है कितना, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तेरे को चाहते वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होगा। सी, अब लैम्बडा फाइंड करना अपने लिए एकदम ईजी है। लैम्बडा इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 अपॉन 1.42, तो ये तेरा 875 के आसपास आएगा, 875 नैनोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द Zener डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देखो भाई, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये सर्किट तुझे दिखती है ना ऐसी, ये ऐसी सर्किट दिखती है और तेरे को बोला है कि Zener डायोड का 10 वोल्ट है, तो इसको 10 वोल्ट दे दो, 20 में से 10 ये लेगा तो 10 ये ले जाएगा। ठीक है, अब इसके वोल्टेज से इसका करंट मिल जाएगा। यस सर, आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो करंट इन 200 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो I इक्वल्स टू V/R। तो V कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 200, तो ये होगा तेरा 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। अब क्या पूछा है अपने को, द करंट थ्रू द Zener डायोड कितना होगा। ठीक है, तो अब ये 10 वोल्ट आप इसको दे दो 500 वाले को, तो करंट इन 500, करंट इन 500 ओम कितना होगा, करंट इन 500 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा,
सो दैट कैन बी गिवन एज I500 इज इक्वल्स टू V बाई R। वोल्टेज है इसका भी 10, नीचे 500। अब नीचे 500 करें 1/5 2 तो 20 मिली एम्पेयर इसका हो गया। अब बेटा यहाँ पे मुझे दो चीज़ें मिल गई। आई हैव गॉट 50 मिली एम्पेयर ओवर हियर एंड आई हैव गॉट 20 मिली एम्पेयर ओवर हियर। तो एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे जो जाएगा वो 30 मिली एम्पेयर जाएगा, बिकॉज इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना। तो आंसर तेरा आएगा 30 मिली एम्प्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सिमिलर क्वेश्चन है। द गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 3 वोल्ट, है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 3 वोल्ट। ठीक है सर, तो 10 वोल्ट में से 3 मैंने इसको दे दिया। ये 1 किलो ओम है, मतलब 10 में से 3 इसके पास है, तो 7 वोल्ट इसके पास होगा। और 3 क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट के बीच में T है, तो C और D के बीच में भी 3 वोल्ट ही आएगा, तो इसको भी 3 वोल्ट ही मिल रहा होगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द करंट IZ, मतलब जेनर डायोड के अंदर करंट कितना होगा। तो करंट इन 1 किलो ओम कितना होगा, पहले वो फाइंड करते हैं। करंट इन 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, I इक्वल्स टू V बाई R। V है 7, R है 1000, तो विच इज 7 मिली एम्पियर। अब करंट इन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो इसका भी I इक्वल्स टू V बाई R, इसका V 3 है डिवाइडेड बाई 3, 2000 ओम, तो ये हो जाएगा तेरा 1.5 मिली एम्प्स। अब तुझे पूछा है जेनर करंट कितना होगा, तो जेनर करंट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ दिस करंट, तो 7 मिली एम्पियर माइनस 1.5 मिली एम्पियर, सो दैट इज नथिंग बट 5.5 मिली एम्प्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी डैश। सी, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा, ऐसा पूछा, मतलब किसके अंदर एमीटर जुड़ा हुआ है, तो लोड रेजिस्टेंस के अंदर एमीटर जुड़ा हुआ है, मतलब अल्टीमेटली मुझे लोड करंट फाइंड करने का बोला है। सो यहाँ पे क्योंकि ये 12 वोल्ट है, जेनर का ब्रेकडाउन 4 वोल्ट पे हो रहा है, ये तो इजीली हो जाएगा। 4 वोल्ट पे जेनर का ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट होगा, तो इस पॉइंट पे भी 4 वोल्ट होगा। 4 वोल्ट 400 ओम को मिल रहा है, तो उसका करंट कितना आएगा, तो I इक्वल्स टू V बाई R। 4 वोल्ट मिल रहा है, नीचे 400 ओम है, सो दैट इज 1/100 विच इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, a potential divider circuit is connected with the source of 20 volt, a light emitting diode of glow in voltage 1.8 volt and Zener diode of breakdown voltage 3.2 volt. The length PR of resistive wire is 20 centimeter. The minimum length of PQ to glow the LED is dash centimeter. See, अब बेटा ये क्वेश्चन के अंदर बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये यूं कह रहा है, देखो ये पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है पता है, ये 20 वोल्ट को पूरे रेजिस्टेंस में डिवाइड करता है। मतलब अगर आप यहाँ पे इस जोकी को आप यहाँ पे टच करोगे तो 0 आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाओगे और आधा करोगे तो 20 का आधा कितना 10 वोल्ट दिखाएगा, 15 20 दिखाएगा यहाँ तक। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में 20 वोल्ट डिवाइडेड है। जैसे जैसे आप घिसते जाओगे वोल्टेज आता जाएगा। मुझे कितना वोल्ट चाहिए, देखो मैं पहले जो भी वोल्टेज यहाँ पे लूँगा ना वो इन दोनों को मिलेगा। अब इन दोनों में से सब कौन लेगा, पहले वो समझो कौन लेगा। तो ये तो फॉरवर्ड बायस, ये तो 0.5 वोल्ट पे फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो इसको तो 0.3 वोल्ट पे फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये फुल ग्लो पे नहीं चल रहा, ये अपने मध्यम ग्लो पे चल रहा है। ये अब एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, ये रिवर्स बायस वाला जब तक फूटेगा नहीं ना तब तक वो करंट फ्लो नहीं करने देगा, ये ब्लॉक रखेगा चीज़ों को। अब इसको मिल रहा है, जो भी वोल्टेज हम दे रहे हैं वो इसको मिल रहा है। अब ये कितने पे चालू होगा, वो चालू होगा कितने पे 3.2 वोल्ट, तो ये अपना 3.2 वोल्ट लेके बैठा रहेगा। तो ये 3.2 वोल्ट लेके बैठा रहेगा, फिर इसकी बारी आएगी वोल्टेज लेने की। तो जब ये 3 वोल्ट पे होगा, ये 0 वोल्ट पे होगा। अब अब तुम यहाँ पे बढ़ा रहे हो, वोल्टेज तो बढ़ रहा है, 3.2 से 3.3 हुआ तो इसका 0.1 हुआ, 3.4 हुआ तो इसका 0.2 हुआ। मतलब अब इसको मिलना स्टार्ट हुआ। जब तक ये फूटेगा नहीं तब तक इसको नहीं मिलेगा। ये फूटा फिर ये मिलेगा, करंट आना स्टार्ट करेगा ये धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे इसको कितना चाहिए, फुल ग्लो पे चलने के लिए 1.8 वोल्ट। मतलब इन दोनों का मिला के कितना चाहिए, तो टोटल वोल्टेज रिक्वायर्ड इज टोटल मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज फॉर फुल ग्लो इज 1.8 प्लस 3.2 विच इज इक्वल्स टू 5.0 वोल्ट। मतलब 5 वोल्ट चाहिए तुम्हें, और 5 वोल्ट
5 वोल्ट तुम्हें कितने सेंटीमीटर पे मिल रहा है, तो 20 सेंटीमीटर पे 20 वोल्ट है तो 5 वोल्ट पे 5 सेंटीमीटर होगा, तो 20 सेंटीमीटर पे 20 वोल्ट मिल रहा है तो 5 सेंटीमीटर पे 5 वोल्ट मिलेगा, तो आंसर 5 सेंटीमीटर आएगा। तो पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिक गेट्स। अब बेटा लॉजिक गेट्स जो है इसके बहुत प्यारे एकदम सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे लॉजिक गेट्स को डन करते हैं। चलो तो सबसे पहला जो लॉजिक गेट हम देखेंगे, किसको देखेंगे बोलो, और गेट को पहले देख लेते हैं। तो ये और गेट, ये बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ कैसे करनी है। ठीक है, चलो अब और गेट जो है, और गेट जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है सर, अब ये ए है, ये बी है और ये तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है, ओके सर। अब ए बी है, ये आउटपुट है, इसका बनाएंगे हम ट्रूथ टेबल। सर ये ट्रूथ टेबल क्या है, सच्चाई का टेबल। ठीक है, इसका ऑपरेशन बताता है बेटा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल शोज द ऑपरेशन, क्योंकि यहां पे बाइनरी में चीजें हो रही है ना, 1 0। ठीक है, तो 2 कनेक्टर है ए बी और ये है मेरा आउटपुट, आउटपुट है। ठीक है, चलो अभी फॉर एग्जांपल लेट से पहले एक चीज हम कर देते हैं कॉम्बिनेशन। अब 2 चीजें है, 0 और 1 में बात होगी। यहाँ पे 0 मतलब कुछ नहीं दिया, 1 मतलब कुछ वोल्टेज दिया मैंने, 1 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ भी दिया होगा। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, इसमें आप देखो सारे कॉम्बिनेशन आ गए, 0 0 1 0 0 1 1 1, सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अब इसकी मैं सर्किट बना के आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। सी और में जो है वो पैरेलल में 2 स्विच है, ऐसा मान के चलो ऐसे। ठीक है, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है और यहाँ पे मान लो एक बल्ब है। अभी तुम बताओ अगर स्विच ए ऑन हुई और बी ऑफ हुई, बैटरी तो चाहिए भाई, बिना बैटरी के कैसे चलेगा। हाँ, स्विच ए ऑन हुई बी ऑफ है तो क्या ये बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, हाँ सर सर्किट कंप्लीट हो रही है, जलेगा तो जलेगा, तो दोनों ऑफ है तो नहीं जलेगा। एक स्विच चालू है तो जलेगा, दूसरी स्विच चालू है तो जलेगा, दोनों चालू है तो भी जलेगा। तो इसका आउटपुट जो है वो आ रहा है 0 1 1 1। ठीक है, मतलब याद रखना अगर 0 1 1 1 आ रहा है फॉर दिस सेट ऑफ इनपुट्स तो दिस इज ऑलवेज एन ऑर गेट। ऑर गेट को बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन है अपना ए और बी, प्लस नहीं है ये, ए और बी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बेटा, डन है। तो इस तरह से हम इस गेट्स को समझेंगे, ऐसे करके एक एक गेट को समझते हैं। चलो नेक्स्ट गेट की तरफ चलते हैं। और गेट है, नेक्स्ट गेट है, नेक्स्ट गेट इज योर, सो मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड गेट। अब एंड गेट में क्या फ़र्क है, तो जो जो फ़र्क है वो सिर्फ मैं यहाँ पे डन करता हूँ। नाम बदलेंगे, ये बदलेंगे, सर्किट के पैरामीटर्स थोड़े बदलेंगे और यहाँ पर आउटपुट्स बदलेंगे। ठीक है, और बुलियन एक्सप्रेशन बदलेगा। फाइन, चलो इसी को हम लोग और 2 कॉपी कर लेते हैं, 2-4 कॉपी कर लेते हैं। चलो आ जाओ। तो गेट कैसा है, पहले तो गेट देख लो, गेट कैसा है। गेट कुछ ऐसा है। नेक्स्ट है तुम्हारा एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट में डी जैसा आएगा ऐसे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप समझो सर्किट्स जो है वो स्विचेस सीरीज में, ऐसा समझो सीरीज में। ये दोनों जब तक चालू नहीं होगी ना तब तक बल्ब चालू नहीं होगा। मतलब ये 1 तभी आंसर आ सकता है जब दोनों चालू होगी तभी बल्ब चालू होगा, नहीं तो बल्ब ऑफ रहेगा। ठीक है, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो है ए एंड बी, डॉट जो करते हैं ना वो एंड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल हो गया। याद रखना दोनों 1 होंगे तभी ये 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट गेट। अब बेटा नॉट गेट जो है इसका एक ही कनेक्शन है ऐसे। ठीक है, अब इसको बनाने की, जैसे मेंस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी आपको इसको शॉर्ट करके भी आप
नॉट बना सकते हो। किसको शॉर्ट करके? नेंड और नॉर को शॉर्ट करके भी नॉट बन सकता है, ठीक है। नेंड बाय शॉर्टिंग इनपुट्स ऑफ नेंड एंड नॉर, नॉट गेट कैन बी क्रिएटेड। नॉट गेट, ये लिख के रखते हैं हम यहाँ पे, नॉट गेट कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। चलो, तो अभी सर ये कैसे वर्क करता है, अभी थोड़ा इसका सर्किट वर्किट दिखा दो तो थोड़ा कैसे होगा ये। तो यहाँ पे यहाँ स्विच रख दो, देखो यहाँ पे स्विच रख दो, फाइन। अब अगर ये ऑन है, स्विच ऑन है, तो शॉर्ट सर्किट होगा, करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा, बल्ब नहीं चलेगा। स्विच ऑन है तो बल्ब नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे इसके 4 इनपुट पॉसिबल ही नहीं है, इसके 2 इनपुट पॉसिबल है, एक ही इनपुट पॉसिबल है, या तो 0 होगा 1 होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं जब 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, जब 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, फाइन। चलो, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा नॉट गेट। अब ये नेंड और नॉर को हम देख लेते हैं एक बार कैसे आते हैं। चलो, नेंड और नॉर को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ। अब यहाँ पे सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब बेसिक्स वाले में सर्किट की ज़रूरत होती है। देखो, जब हम और के साथ एक नॉट जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट विल गिव यू द न्यू गेट दैट इज कॉल्ड नॉर। दिस इज योर नॉर गेट, ठीक है, मेरा आउटपुट है। ओके, तो अब यहां पे एक और चीज मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, दिस इज माई आउटपुट, अच्छा यहां पे कर ही देता हूं मैं, बुलियन एक्सप्रेशन से बता देता हूं, ठीक है। ए और बी है, ए और बी का उल्टा दैट इज नॉर, इसका बुलियन एक्सप्रेशन बताना रह गया था। इनपुट ए है, उसका बार कर दो तो उल्टा हो गया, ठीक है, दैट इज योर आउटपुट। अब और का आंसर क्या आता था, और का आंसर क्या आया था 0 3 1 1, तो इसका उल्टा करते जाओ तो 1 3 0, खत्म। बुलियन एक्सप्रेशन क्या बताया मैंने, ए और बी का बार, तो ए नॉर बी कहा जाता है, ए बी का नॉर हो गया। नेक्स्ट, नेंड गेट, ये था तुम्हारा नॉर गेट, ये था तुम्हारा नेंड गेट। नेंड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट, ठीक है, तो ये हो गया नेंड गेट, ठीक है। अब बेटा नेंड गेट कैसे दिखता है, सर्किट की जरूरत यहां है नहीं। नेंड गेट दिखता कैसे है वो मैं आपको बता दूं। सी, नेंड गेट ऐसे दिखता है, डी जैसा है, बस एक यहां पे डॉट होगा, ठीक है। अब चलो देख लो, ए बी, ए एंड बी, ए एंड बी का बार, ठीक है। तो ए एंड बी, तो 0 0 0 0, एंड बी का क्या था 0 0 0 1, इसका उल्टा 1 1 1 0। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए एंड बी का बार, ठीक है, ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट लॉजिक गेट। अब ये 2 स्पेशल लॉजिक गेट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। कौन से स्पेशल लॉजिक गेट्स हैं, दैट आर इसका नाम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक्स और गेट।
एक्सटेंसिवली और एक्सक्लूसिवली नॉर। तो एक्स और गेट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन है। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब और है तभी वो इनपुट आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। और का मतलब सर और पहले वाला भी तो और ही था ना, ऐसा नहीं। सी और का मतलब क्या, दिस और दिस दोनों चालू होंगे तभी वो ना बोल देगा। समझ में आया? मतलब ये आउटपुट कब देगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंसर रखा हुआ है और उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि तू एक्स और गेट के हिसाब से चल, मतलब जिसने टाई पहनी हो और कोट पहना हो, तो टाई पहने वालों को भी गिनना है, सिर्फ टाई पहने वालों को गिनना है, सिर्फ कोट पहने वालों को गिनना है, जिसने टाई और कोट दोनों पहने उसको भी नहीं गिनना। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिवली और। दिस और दिस तभी वन बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना। तो और ये वाला है तो वन देगा, ये भी एक्सक्लूसिवली और है तो वन देगा, ये दोनों वन वन है तो नहीं देगा, 0 0 तो कभी नहीं देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिवली और इसी का उल्टा दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिवली नॉर। एक्सक्लूसिवली नॉर में क्या है, बार हो जाएगा इधर, है ना, और की जगह पे हो जाएगा नॉर, यहां पे लग जाएगा एक डॉट, यहां पे एक डॉट लग जाएगा, यहां पे बार हो जाएगा, यहां पे बार हो जाएगा। और इसका उल्टा मतलब जहां पे वो 1 था वहां पे 0 होगा, जहां पे वो 0 था वहां पे वो 1 होगा। मतलब जब एक्सक्लूसिवली और हो रहा हो ना तब तो मैं नहीं ही दूंगा, बाकी 2 केसेस में मैं दूंगा आउटपुट, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस आर आवर बेसिक गेट्स जिसके बारे में आपने बात करनी थी। अब बेटा इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सी क्वेश्चंस करने से पहले एक डी मॉर्गन्स थ्योरम है वो देख लेते हैं, और बुलियन एक्सप्रेशंस, एक्चुअली बुलियन एक्सप्रेशंस के बेसिस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तो बुलियन एक्सप्रेशंस के कुछ रूल्स है, बुलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डी मॉर्गन्स थ्योरम देख लेते हैं। सो पहली चीज़, अगर हम कोई एक इनपुट है उसके साथ +1 करें, कोई एक इनपुट है उसके साथ +0 करें, कोई एक इनपुट है उसके साथ उसी इनपुट को ऐड करें, कोई एक इनपुट है उसके साथ उसके और करना, ये और है, ऐड मतलब और है। अब यही सारी चीज़ें मैं एंड के लिए कर लूँ, A एंड 1, A एंड 0, A एंड A और A एंड A बार, ठीक है। इनके आंसर्स क्या आएंगे वो पहले हम देख लेते हैं, बेसिक चीज़ हो गई, फिर मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम बता देता हूँ, ठीक है। चल आ जाओ। तो A + 1 मतलब A और 1, देखो 1 है तो यहाँ पे कोई भी होगा फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 1 ही आएगा, क्यों, और अगर 1 है तो और का आंसर हमेशा 1 ही होता है। अच्छा ये 0 है तो ये A डिसाइड करेगा आंसर क्या आएगा, तो आंसर डिपेंड्स ऑन A, अगर A 0 है तो 0 आएगा, अगर A 1 है तो 1 आएगा। अब A + A विल गिव यू A ओनली, 0 + 0 विल गिव यू 0, 1 + 1 विल गिव यू 1। A + A बार विल ऑलवेज गिव यू 1, क्यों, मान लो अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो कोई भी हालत में कोई 2 में से कोई एक तो 1 होगा ही, तो और का आंसर 1 ही आएगा। A एंड 1, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन A, अगर A 0 है तो आंसर 0, A 1 है तो आंसर 1, तो यहाँ पे A आएगा। A एंड 0, ये A कुछ भी हो जाए आंसर 0 ही आएगा। A एंड A विल गिव यू A, A एंड A बार विल गिव यू 0, क्यों, अगर A 1 भी हो गया तो डॉट होके 0 हो जाएगा, A 0 हो गया तो डॉट होके 1 हो जाएगा, तो आंसर तो 0 ही आना है, क्योंकि कोई भी एक 0 है तो आंसर 0 आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि भाई A + B का बार जो होता है दैट इज इक्वल्स टू A बार डॉट B बार, और इसी का उल्टा A डॉट B का बार कहता है भाई A बार + B बार। मतलब ऐसे हम इसको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ इसको हम तोड़ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, अच्छी अच्छी जगह पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2024 का क्वेश्चन, द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज डैश। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, राइट। आ जाइए, चलिए देखिए,
तो यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा ट्रूथ टेबल सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कैसे करेंगे। सी दिस इज और, दिस इज और, ओ सॉरी दिस इज एंड नॉट और, दिस इज और, दिस इज एंड है ना, हाँ एंड है, एंड दिस इज नॉट। ठीक है, अब मान ले मेरे को ट्रूथ टेबल बनाना है, मेरे को ये आउटपुट देखना है क्या आएगा। मैं पहले एक काम चेक करता हूँ कि मैं इधर 0 0 दे के चेक करता हूँ। अगर मैंने इधर 0 दिया तो ये नॉट वाला 1 हो जाएगा, इधर 1। ये 0 0 का आंसर, ये एंड के लिए तो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पे 0 ही आएगा। 1 0 का और है तो 1 आंसर देगा, मतलब 0 0 पे 1 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। 0 0 पे 1 आ रहा है, 0 0 पे 0 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ये दो में से कोई एक आंसर सही है। अब दो में से क्या चीज़ें कॉमन है क्या नहीं है वो चेक कर लेते। देखो सब कुछ सेम ही है भाई इसका, तो है ना, इसका भी 1 1 0 1 आ रहा है, 1 1, ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो किसी भी एक को टिक कर लो, यही आएगा आंसर। ठीक है, आंसर बी दिया हुआ है, एक्चुअली सी में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 सही है। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा बी वाला। देखो एक ही में आंसर आ गया, कभी फिर क्या दूसरा चेक करके देखना है आपको। जैसे 0 1 चेक करके देखता है 1 आता है कि नहीं, चलो चेक करते। ए में देते 0, बी में देते 1। अब ये 0 है तो ये हो जाएगा 1। अब ये 1 है, 0 1 एंड तो 0 ही देगा, तो 1 0 विल अगेन गिव यू 1, तो आंसर 1 ही आ रहा है, तो सही बैठ रहा है ये। हम सारे चेक कर सकते हैं, आप खुद चेक करके देख लेना। नेक्स्ट, द आउटपुट फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म ऑफ द गिवन लॉजिकल सर्किट फॉर द फॉलोइंग इनपुट ए एंड बी आर शोन। देखो सी दीज आर नॉट गेट्स। अगर इनपुट नॉट होके मिल रहा है ना इसको, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जबरदस्त ट्रिक है, देख लो अच्छी सी ट्रिक है। सी इसका पहले क्या आएगा, तो ये क्या है, नेंड। नेंड का आउटपुट क्या आता है, नेंड का आउटपुट जो है वो एंड से उल्टा होता है। तो एंड होता है 0 0 0 1, तो उससे उल्टा 1 0 0 0। इसका आउटपुट जो भी आता है ना, उसको आपको उल्टा कर देना है। इसका आउटपुट उल्टा कर दो, चलो क्या आएगा, लेट्स सी। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ करी ना, हाँ सॉरी, नेंड का आउटपुट आएगा एंड का उल्टा, मतलब नॉट करके देना है, मतलब 1 1 1 0। हाँ सॉरी, नेंड का आउटपुट ऐसे आता है 1 1 1 0। मैं आपको दिखा देता हूँ। सी नेंड का आउटपुट हमने देखा ऐसे आता है 1 1 1 0, एंड से उल्टा का एंड ये रहा 1 1 1 0 1 1 1 0 ऐसे आता है। अब इसकी ट्रिक क्या है देख लो। पहले तुम्हें इसका आउटपुट पता होना चाहिए क्या है, पहले इसका आउटपुट पता होना चाहिए क्या है। जो ये नॉट गेट जो चिपकाए हुए है ना इसके इनपुट के साथ, तो पहले जो तेरा मेन हीरो है उसका आउटपुट निकालो क्या आ रहा है, इसको उल्टा कर दो, दैट इज योर आंसर। अब इसको उल्टा कर देंगे, इसको ऐसे ये ऐसे है, इसको ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे है ना, तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 एंड दिस इज नथिंग बट ऑर गेट। अब ऑर गेट में क्या होता है, ये इनपुट है, ठीक है। तो जितने जहाँ पे 1 है ना, वहाँ पे सब जगह पे 1 1 ही रहेंगे। सिर्फ यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, बाकी सब में 1 रहने वाला है। तो ये T4 से T5 के बीच में 0, 0 से T1 के बीच में 0, तो T4 से T5 के बीच में 0, 0 से 1 के बीच में 0, बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा है। तो दिस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेटा जो है वो इनपुट है तेरा, ये 0 1 0 1 0 ऐसे इनपुट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फॉर द सर्किट शोन बिलो इक्विवेलेंट गेट इज डैश। चलो कौन सा गेट बन रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से। सी तो हम ट्रूथ टेबल की मेथड से भी निकाल सकते हैं। सबसे इजी मुझे ट्रूथ टेबल वाली मेथड लगती है। हम वो वाली मेथड से भी निकाल सकते हैं, हम दूसरी वाली मेथड से भी निकाल सकते हैं जो हमारी बूलियन अलजेब्रा वाली मेथड है। ज़्यादातर ट्रूथ टेबल वाली मेथड सेफ रहती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ए बी मैं सबसे पहले मैं लूँगा 0 0। अब जब मैं यहाँ पे ए बी को 0 0 ले रहा हूँ तब मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है मुझे चेक करना है। तो 0 0 एंड होता तो 0 नॉट होके देगा 1। अब ये 0 0 वापस यहाँ पे जा रहे हैं, नॉर है, और होता तो 1 देता, नॉर होगा तो 0 देगा। ओ सॉरी, और होता तो 0, नॉर होता तो 1 दे, ये भी 1 देगा। 1 1 एंड होता तो 1 देता, लेकिन क्योंकि ये एंड है तो 0 देगा, तो आंसर इज 0। तो यहाँ पे आंसर तेरा है 0, आउटपुट 0 आया, 0 0 का 0 आया।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 10 का क्या आ रहा है चेक करते, चलो 10 का क्या आ रहा है चेक करते। 10 तो 1 तो ये तो 1 ही है, 0 तो ये 0 ही है, तो 10 एंड 0 देता, नेंड 1 देगा। 10 1 0 1 0 1 0 1 देता, नेंड नॉट है तो 0 देगा। 1 0 0 देता, ये 1 देगा, 1 आ रहा है। आ जाओ और अभी नेक्स्ट 0 1 भी 1 ही देगा, 0 1 भी 1 ही देगा, 1 0 जो दे रहा है वही 0 1 देगा। अब आ जाओ 1 1 पे, अब 1 1 पे चेक करते, 1 1 का क्या आ रहा है चेक करते, चलो 1 1 का क्या आ रहा है चेक करते, 1 1 का क्या आ रहा है चेक करते। तो 1 1 0 देगा, ये 1 1 1 0 देगा, 0 0 0 1 देगा ये, तो इसका आंसर भी आ रहा है 1, मतलब 0 1 1 1 दिस इज ऑर गेट, 0 1 1 1 दिस इज ऑर गेट। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट। देखो सी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, ये क्या है, ये नॉर है, नॉर मतलब और का उल्टा कर दो, उल्टा मतलब नॉट कर दो, तो नॉर मतलब 0 1 1 1 का उल्टा 1 0 0 0। अब उसी को ऐसे कर दो, घुमा दो 180 डिग्री। अब 180 क्योंकि इनपुट में ये वाले लग गए ना, तो ये घूम जाएगा ऐसे, ये ऐसे नीचे जो है वो ऐसे ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर है वो तो अब कौन आ जाएगा ऊपर चेक करो तो 0 0 0 1, तो दिस इज नथिंग बट एंड, तो दिस एक्टिंग एज एन एंड गेट। कितना ईजी हो गया, कितना आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग लॉजिक गेट, द आउटपुट इज y इक्वल्स टू 0 व्हेन, y कब 0 होगा ऐसा पूछा, ठीक है। तो एक एक करके चेक कर लेते कब 0 होगा, y कब 0 होगा चेक कर लेते। a 1 है b 1 है तब हो रहा है, चेक करो, चलो इसको 1 1 दे दो, जब ये 1 है तो ये 0 होगा और ये तो 1 ही होगा। अब एंड 1 1 तो 1 ही देगा, 1 0 विल गिव यू 1 1 1 1 दिस विल गिव यू 0, तो 0 दे रहा है। हाँ द आउटपुट y इक्वल्स टू 0 आ रहा है भाई, पहले में ही आ रहा है। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो दूसरा एक चेक करते, गलत आ रहा है कि नहीं, 0 1 वाला चेक करते, चलो 0 1 वाला चेक करते, सेकेंड वाला चेक करते 0 1। तो a इक्वल्स टू 0 b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0 0 0 उल्टा हो गया 1 1 1 1 1 तो 1, एंड है 0 1 तो 0 ही होगा यहाँ पे, 1 1 तो ये 1 ही देगा, 1 1 1 ये तो 1 ही देगा, तो 0 1 विल गिव यू 0, उल्टा हो क्या आंसर आएगा 1, उल्टा हो क्या आंसर आएगा 1, तो ये आ रहा है यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए था 0, वहाँ पे मिल रहा है 1, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। वैसे दूसरे दो आप चेक कर लेना, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बच रहा है, डन हो गया खत्म। तो ये सेमीकंडक्टर के PYQs मैंने कुछ अच्छे से लिए, तो बहुत इजी चैप्टर है, राइट, बहुत चिल चैप्टर है, आराम से इसमें स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस आप डन कर लेना सारे, और प्रॉबेबली हो ही जाएंगे, राइट। एंड अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करने वाले, वंस अगेन वी विल मूव बैक टू द 11th स्टैंडर्ड एंड MPS मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से कल शुरुआत करेंगे। बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।